हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। दिस इज करियर अकेडमी। यहाँ हम करंट अफेयर्स का एनालिसिस करने वाले हैं द हिंदू पेपर का, डेटेड 17 जुलाई 2021। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट न्यूज ऑफ टुडे, वेरी इंटरेस्टिंग, जहां हम बात करते हैं यूपी कांट प्रोसीड विद कांवर यात्रा एमिड पैंडेमिक से सुप्रीम कोर्ट। अब ये कांवर यात्रा बेसिकली जो एक टाइम पर सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज की परमिशन दे दी थी, अगर आप लोगों ने न्यूज देखा होगा तो फॉर द सिंबलिक कांवर यात्रा का उनको परमिशन मिल चुका था। बट नाउ सीइंग द सिचुएशन ऑफ कोविड-19, जहां हमारा डेल्टा वेरिएंट बहुत प्रिवेल कर रहा है, जहां पर हमारा बहुत ही ज्यादा कोविड-19 इंक्रीज होता जा रहा है और थर्ड वेव आने के चांसेस है, तो इस सारे सिचुएशन को नोटिस करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इस यात्रा का कैंसलेशन का ऑर्डर दिया है या इसको डिसएग्री करने बोला है। ठीक है, आप इस यात्रा को कंडक्ट नहीं कर सकते। यूपी गवर्नमेंट को ये चीजों का ऑर्डर दिया है, बोला गया है कि आप इस चीज को रिव्यू करें और अगर आप रिव्यू नहीं करते हैं तो फिर जो होगा वो हमको जो है जो उनको ठीक लगेगा वो एक्शंस डिलीवर करेंगे। ठीक है, उसी के साथ यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है, दैट इज आर्टिकल 21। व्हाट इज आर्टिकल 21? जहां हम बात करते हैं राइट टू लाइफ की। ठीक है, अब ये राइट टू लाइफ यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ज्यादा बेसिक कंसिडर किया है। उन्होंने ये बोला है कि हम राइट टू लाइफ को ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं बिकॉज इट इज अ फंडामेंटल राइट। और आज की जो सिचुएशन है उसमें जब एक हेल्थ फैक्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट बन जाता है तो हेल्थ फैक्टर को कंसिडर करते हुए हेल्थ इज अ पार्ट ऑफ राइट टू लाइफ। हर एक सिटीजन का हेल्थ इज अ राइट टू लाइफ, कि उनकी हेल्थ सही हो। एंड ये चीज को नोटिस करते हुए considering the prima facie, what does mean by prima facie? Prima facie का बेसिकली यही मतलब होता है कि जो सामने अभी अपीयर हो रहा है at the first instance, that is what is prima facie। तो उस चीज को कंसिडर करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला है कि इस सिचुएशन में हम राइट टू लाइफ को ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं और वो राइट टू लाइफ और जो रिलीजियस सेंटिमेंट्स होते हैं वी अंडरस्टैंड साथ ही साथ चलते हैं। बट राइट नाउ इस सिचुएशंस में हम इस यात्रा का कंडक्ट नहीं करवा सकते एंड दैट इज द रीजन इनको बोला है कि आप इसको रिव्यू करें या रिकंसिडर करें। सो बेसिकली हमारी जो सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने जुलाई 19 तक का यूपी गवर्नमेंट को टाइम दिया है इस चीज के ऊपर देखने के लिए। अगर उस पर फिर भी कोई एक्शन नहीं लेती है यूपी गवर्नमेंट तो इट वुड बी द सुप्रीम कोर्ट टू डिलीवर व्हाटएवर दे हैव टू डिलीवर। So that is what this case is about. Talking to the next one, that is High Court jabs for children without clinical trials will be a disaster. Definitely. अभी तक हमने देखा है जो हमारा वैक्सीनेशन का पेज चल रहा है काफी अच्छे से, बट स्टिल हमने 2-3 दिन पहले अगर आप लोगों ने देखा होगा तो वी आर लैकिंग बिहाइंड। हमारा पेस ऑफ वैक्सीनेशन काफी लो हो चुका है। उसी के साथ जब से कोविड का फर्स्ट फेज हुआ है उस टाइम से आपने देखा होगा स्कूल्स कॉलेजेस आर शट डाउन। व्हाई? बिकॉज ऑफ स्टूडेंट्स। बिकॉज स्टूडेंट्स के ऊपर या चिल्ड्रंस के ऊपर अभी तक क्लिनिकल ट्रायल्स हुए नहीं थे और वो हाई कोर्ट का यही ऑर्डर है कि जब तक चिल्ड्रंस के ऊपर एक क्लिनिकल ट्रायल्स नहीं हो जाते हैं, प्रूव नहीं हो जाते कि वो लोग वैक्सीन के लिए एलिजिबल है, वैक्सीन उनको सूट होगी, वैक्सीन के लिए दे आर फिट, तो तब तक कोई चिल्ड्रंस को वैक्सीन नहीं दी जाएगी। इट वुड बी अ डिजास्टर फॉर देम। और जब तक वैक्सीन नहीं लगाई जाएगी तो शायद यही चांसेस है कि स्कूल्स ओपन नहीं किए जाएंगे बिकॉज एवरी स्टेट वांट टू ओपन द स्कूल बेस्ड ऑन कि चिल्ड्रन सारे वैक्सीनेटेड हो। बट राइट नाउ हमारे दिल्ली हाईकोर्ट ने ये ऑर्डर दिया है कि जब तक पूरी तरह से क्लिनिकल ट्रायल कंप्लीट नहीं हो जाता है चिल्ड्रंस के ऊपर बिलो द एज ऑफ 18 ईयर्स तब तक कोई भी वैक्सीनेशन नहीं होगी बिलो 18 इयर्स का। ओके, नेक्स्ट न्यूज की जब हम बात करते हैं तो ये आता है, दिस इज अगेन अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट न्यूज जहां बेल ऑर्डर्स की बात की गई है। बेल ऑर्डर्स किसके लिए? इट इज फॉर द जेल अथॉरिटीज। सी व्हेन यू लिंक दिस केस ना, यहाँ पर एक रीसेंट केस हुआ है, रीसेंट नहीं काफी टाइम हो चुका है। तो यहाँ पर एक केस ये आता है कि जो हमारे 13 प्रिजनर्स थे आगरा जेल में कैद थे या जेल में इम्प्रिजन थे फॉर द 2 डिकेड्स। ठीक है, और जब वो लोगों को कन्विक्ट किया गया था, जब वो लोग उस केस के लिए कन्विक्ट हुए थे तो दे वर द जुवेनाइल्स। व्हाट डू यू मीन बाय जुवेनाइल्स? जुवेनाइल्स जो होते हैं बिलो 18 इयर्स होते हैं, माइनर्स होते हैं, उस टाइम पे उस केस के लिए उनको कन्विक्ट किया था
और उनको इम्प्रिजनमेंट होता है नॉर्मली 3 years का, ठीक है। ऑलरेडी दे हैव कंप्लीटेड देयर 2 decades एंड जब इनका बेल का ग्रांट हो गया, हमारी जो सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने 8 जुलाई को ये इनका ग्रांट कर दिया था, बट द जेल अथॉरिटीज रिफ्यूज्ड इट। व्हाई दे रिफ्यूज्ड इट? बिकॉज उनका ये कहना है कि वी डिड नॉट रिसीव द हार्ड कॉपी येट। तो जब तक हमें हार्ड कॉपी नहीं मिलेगी हम आपकी बेल नहीं कंसिडर करेंगे, ठीक है। तो जब ये चीज उठी तो हमारे जो सीजीआई है, दैट इज द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उन्होंने एक स्कीम अनाउंस की है ताकि ये जो डिलेज होते हैं रिलीज फ्रॉम जेल में उसको कट डाउन कर सके। नाउ अगेन ये क्यों जरूरत पड़ी हमें रिलीज करने की, क्यों हम जल्दी से इस प्रोसेस को डिले नहीं करना चाहते? बिकॉज वी आर सीइंग द सिचुएशन, जेल में भी काफी ज्यादा क्राउडेड हो चुका है, वहां पर भी कोविड-19 के चांसेस हो सकते हैं। ऑलरेडी द सिचुएशन इज वर्स और उस क्राउड को, उस सिचुएशंस को अवॉइड करने के लिए देयर वाज अ नीड कि सीजीआई इस चीज को कंसिडर करे। दूसरा जो पॉइंट निकल कर आता है कि आज जिस पेस पर हम चल रहे हैं, जिस तरह से आज हमारा टेक्नोलॉजी इतना एडवांस हो चुका है, जिस तरह से हमने अपने आप को इवॉल्व किया है, तो व्हाई टू लिव विद द हार्ड कॉपी? क्यों हम अपने आप को डेवलप नहीं कर सकते? तो दैट इज द रीजन हमारे जो सीजीआई उन्होंने ये चीज बोला है कि हम एक स्कीम निकाल रहे हैं जिसका नाम है फास्टर, FASTER, फास्टर। और ये स्कीम क्या कहता है? फास्टर इज अ स्कीम दैट इज फास्ट एंड सिक्योर ट्रांसमिशन, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, यस, ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स। फास्ट एंड सिक्योर ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स का मतलब है कि हार्ड कॉपी का वेट नहीं किया जाएगा। अगर एक इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में भी अगर आपको सॉफ्ट कॉपी रिसीव्ड होती है तो यू आर लाइबल टू गिव द बेल, ओके, आप उनका बेल कंसिडर करोगे। उसी के साथ सुप्रीम कोर्ट ने बोला है अब ये स्कीम के बाद से इंस्टेंट, डायरेक्टली, सिक्योरली एंड इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसमिट होना चाहिए बेल का। इट इज फॉर ऑल द लेवल्स, दैट इज सुप्रीम कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो, सभी के लिए ये एप्लीकेबल है। अब जब हमने ये चीज तो कर दी, अब बात आती है हमारी इंटरनेट कनेक्टिविटी की। द क्वेश्चन कम्स कि जेल जहां सिचुएटेड है, क्या वहां की कनेक्टिविटी अच्छी होगी? क्या हमें पता है वहां नेटवर्क इश्यूज होंगे नहीं होंगे? सो इस चीज को भी कर्व करते हुए हमारी जो सीजीआई उन्होंने ये तक कहा है कि जो स्टेट गवर्नमेंट है ये उनका काम होगा कि जहां पर भी उनकी बेल से वहां का जो नेटवर्क का कनेक्टिविटी है या जो नेट कनेक्टिविटी है उसकी रिपोर्ट्स वो सबमिट करे, ताकि अगर नेट कनेक्टिविटी के इश्यूज हो तो उसको कंसिडर किया जाए। सो यही सारा ये आर्टिकल में दिया हुआ है। That's it. Moving to the next article. The next article deals with no work on Mekedatu sans CWMA not. What is CWMA? CWMA is just Kaveri Water Management Authority. Okay, this is what is CWMA. अब जब हम इसकी बात करते हैं तो यहाँ पर एक इश्यू जो निकल कर आता है, इट इज बेस्ड ऑन दिस कावेरी रिवर। अगेन यू कैन लिंक दिस विद द वाटर डिस्प्यूट, ठीक है, जो आप लोग ने रिसेंटली देखा था, हमने लास्ट टाइम पढ़ा था, एक कृष्णा रिवर पे वाटर डिस्प्यूट चल रहा था। अगेन दिस कम्स एज अ वाटर डिस्प्यूट बिटवीन कावेरी रिवर। अब ये है किसके बीच में? इट इज बिटवीन द स्टेट्स ऑफ कर्नाटका एंड तमिलनाडु। ये दो स्टेट्स के बीच में ये डिस्प्यूट चल रहा है। अब जब हम इस डिस्प्यूट की बात करते हैं तो इसमें हो क्या रहा है कि जो हमारी कर्नाटका की गवर्नमेंट है उन्होंने इस मेकेदाटू डैम का कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करने की बात की है खुद से, और उसमें उन्होंने ये बोला है कि वो कावेरी रिवर पर डैम कंस्ट्रक्ट करेंगे। अब जब ये चीजें आई तो हमारी जो तमिलनाडु गवर्नमेंट है उन्होंने ये एलिगेशंस लगाए कि नो, इनके इस कावेरी डैम के ऊपर जो मेकेदाटू का कंस्ट्रक्शन होगा तो ये हमारे तमिलनाडु के जो लोअर एरियाज के फार्मर्स है उनको अफेक्ट होगा, फार्मर्स को होगा, उसी के साथ हमें वाटर का प्रॉब्लम होगा, वाटर हमारी तरफ नहीं आएगा, एंड दैट इज द कंसर्न इशू जो होगा। तो यहाँ पर हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट ने इस चीज को डायरेक्ट किया है कि जब तक एक प्रॉपर हमारे पास डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट नहीं आ जाती तब तक इस कावेरी वाटर के ऊपर कोई भी कंस्ट्रक्शंस नहीं किए जाएंगे, एंड दैट इज स्पेशली फॉर द कर्नाटका, ठीक है, जो कर्नाटका कंस्ट्रक्शंस कर रही थी
तब तक नहीं करेगी जब तक वी डोंट रिसीव अ डिटेल्ड रिपोर्ट और द डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट, दैट इज DPR। जब तक ये नहीं मिलेगा, और ये देगा कौन, कौन देगा ये, इट वुड बी अगेन द CWMA, दैट इज कावेरी वाटर मैनेजमेंट अथॉरिटी। ये DPR रिपोर्ट सबमिट करेगी, और जब इस रिपोर्ट में सबमिट हो जाएगा, ये प्रूव हो जाएगा कि कोई इश्यूज नहीं है, सारी चीजें क्लियर है, तभी ही हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट इसका कंस्ट्रक्शन को अप्रूव करेगी। That's it. Moving to the next news, जहां हम बात करते हैं PM inaugurates modern गांधीनगर स्टेशन। अगेन ये क्या है, that is a part of infrastructure development में आप इसको लिंक कर सकते हो, जहां हमारा infrastructure is very much increasing. Now you all can see यहाँ पर बात की गई है मॉडर्न गांधीनगर स्टेशन की, जो हमारे गुजरात का कैपिटल हो जाता है गांधीनगर स्टेशन। तो यहाँ पर पहले तो हमारे उसमें कौन से सेक्टर में हमने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट किया है, तो इट इज द रेलवे सेक्टर। दूसरा और भी चीजें यहाँ पर हुई है, जहां पर अगर आप यहाँ देखोगे तो ही ऑल्सो इनॉग्रेटेड द वडनगर रेलवे स्टेशन। वडनगर रेलवे स्टेशन, वडनगर अगर आप देखो तो इट इज अ होम प्लेस फॉर PM, ठीक है, होम प्लेस फॉर PM क्यों, क्योंकि यहाँ पर उन्होंने कुछ स्टेटमेंट्स दिए हैं। वडनगर रेलवे स्टेशन इन होम टाउन इन नॉर्थ गुजरात वेयर हिज फादर हैड अ टी स्टॉल एंड ही हैड इन हिज यंगर डेज। तो यू ऑल कैन सी दैट कि ही हैड मेनी मेमोरीज आर लिंक्ड विद द वडनगर स्टेशन, जो उन्होंने बोला है। ओके, उसी के साथ दो चीजें हो गई, रेलवे हो गया, एक तो गांधीनगर स्टेशन हुआ, एक वडनगर रेलवे स्टेशन हुआ। उसी के साथ और भी दो चीजों का यहाँ पर इनॉग्रेशन की बात की गई है। दूसरी चीज क्या आती है, दैट इज एक्वेटिक गैलरी, और एक आता है हमारा रोबोटिक गैलरी। ठीक है, अब ये एक्वेटिक गैलरी तो यू ऑल नो इट इज अबाउट द एक्वेरियम। ठीक है, नाउ दिस एक्वेरियम हैज अ वेरी इंपॉर्टेंस। व्हाई इंपॉर्टेंस, दिस एक्वेरियम इज द India's largest aquarium. Okay, India's largest aquarium is this aquarium, जहां पर आपके पास यहाँ पर आप अगर देखोगे तो you have 68 tanks and with that of 188 marine species. You all can see 68 tanks, 188 marine species. उसी के साथ एक अट्रैक्शन के लिए 28 मीटर लॉन्ग यूनिक वॉकवे टनल बनाया है। वॉकवे टनल मतलब यहाँ एक्वेरियम, यहाँ टैंक्स हो गए, यहाँ टैंक्स हो गए, आप बीच में से वॉक करोगे, यहाँ भी देख सकते हो, यहाँ भी देख सकते हो। ओके, उसी के साथ अब दूसरा चीज अगर हम बात करते हैं रिगार्डिंग द रोबोटिक गैलरी, तो रोबोटिक गैलरी में क्या चीजें बताई गई है, इट इज द हिस्ट्री ऑफ रोबोट्स को शोकेस किया गया है। उसी के साथ उनकी टेक्नोलॉजीज को बताया गया है, और सबसे इंपॉर्टेंट वेरी अट्रैक्टिव थिंग कि जो हमारा एंट्रेंस होता है वहां विजिटर्स को एक्सप्लोर करने के लिए एक रोबोट का रेप्लिका रखा गया है। ठीक है, तो दिस इज व्हाट वी हैव डेवलप्ड। द नेचर पार्क आल्सो ओपनड इन अहमदाबाद, एक नेचर पार्क भी खोला है हमने अहमदाबाद में। तो ये सारा चीजों का इनॉग्रेशन हमारे PM ने किया है, बट क्या वो खुद गए थे? नो, किस तरह से उन्होंने किया है? थ्रू अ वीडियो। ठीक है, वीडियो कॉन्फ्रेंस या वीडियो के थ्रू वर्चुअली उन्होंने इन चीजों को इनॉग्रेट किया है बाय फ्लैगिंग। ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट न्यूज, जहां हम बात करते हैं रिगार्डिंग द अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट इशू रिलेटेड टू पॉलिटी, ब्रिंग इन वुमेन्स रिजर्वेशन बिल TMC। अब ये रिजर्वेशन बिल क्या है, अगर आप इसका थोड़ा सा हिस्ट्री पीछे जाके पढ़ोगे तो ये रिजर्वेशन बिल पहले ही लाया गया था। इट वाज बेसिकली स्टार्टिंग में इंट्रोड्यूस किया गया था इन द राज्यसभा, जो 2008 में हुआ था। ठीक है, बाय द UPA गवर्नमेंट। बट फिर उस बिल को राज्यसभा से इंट्रोड्यूस करने के बाद हमने उसको रेफर किया था टू द स्टैंडिंग कमिटी, और 2010 में ये राज्यसभा से पास भी हुआ था और वो गया था लोकसभा के पास। बट जैसे ही लोकसभा के पास गया वो वहां से पास हो नहीं पाया। द बिल गॉट लैप्स्ड विद द 15th लोकसभा। अब जब ये 15th लोकसभा में ये लैप्स हो गया 2010 में, जब 2014 में और 19 में जब हमारी बीजेपी गवर्नमेंट ऊपर कर आती है 19 और 14 में, जहां वो अपने मैनिफेस्टो में उन्होंने ये कहा है कि आपने अपने मैनिफेस्टो में ये मेंशन किया था कि हम वुमेन्स का जो रिजर्वेशन बिल है उसको लेकर आएंगे, हम उसको कंसिडर करेंगे। यहाँ पर देखो दिखा लिया है, हैड प्रॉमिस्ड टू ब्रिंग इन द बिल। तो यही
टीएमसी ने क्वेश्चन किया है कि आपने जब प्रॉमिस किया था अपने मैनिफेस्टो में, तो क्यों अभी तक बिल आया नहीं है ऊपर, क्यों अभी तक ये बिल का डिलीवर नहीं हुआ है। सो यहाँ पर जब ये बिल डिलीवर होगा तो क्या इसके इम्पैक्ट्स है, क्या इसके बेनिफिट्स है, क्यों इसकी डिमांड हो रही है। सो व्हेन यू लुक ऑन दिस, तो उन्होंने ये चीज का कंपैरिजन किया है कि आप अपने यहाँ देखे जो बीजेपी गवर्नमेंट है, ठीक है, उनको बोला है आप अपने यहाँ देखे, आप अपने मेंबर्स में ही सिर्फ 14% आपके पास वुमेन्स है इन लोकसभा और 11% वुमेन्स है आपके राज्यसभा में। वहीं अगर आप हमारे टीएमसी में देखोगे तो वी हैव अ मोर मेजोरिटी, जहां हमने 41% ऑफ वुमेन्स का प्रेजेंटेशन दिया लोकसभा में एंड 36% का राज्यसभा में वुमेन्स आर representing. So yes, there is a need to bring up this bill as you have promised us, and now अब आप ऑलरेडी इतने इलेक्शंस जीत चुके हो, अब ये ऑलरेडी आप 2021 का टाइम आ गया है, तो स्टिल दिस बिल इज नाउ नीड टू बी कंसिडर्ड, नाउ दिस बिल हैज टू बी टेकन अप। ओके, सो यही ये टीएमसी क्या है, टीएमसी इज बेसिकली तृणमूल कांग्रेस, ठीक है, इन्होंने इस चीज की डिमांड रखी है। नेक्स्ट न्यूज की तरफ बढ़ते हैं हम। न्यूज बेसिकली इट इज द आर्टिकल नाउ, जहां हम एक आर्टिकल डिस्कस करेंगे, हिंदू पेपर का एडिटोरियल है। एडिटोरियल में एक चीजें जो आई है दैट इज ओवरड्यू रिव्यू, ठीक है, ये डील करता है सेडिशन के केस से। 2 दिन पहले, 1 दिन पहले आपने इसके बारे में पढ़ा होगा, सेडिशन, जहां पर हम बात करते हैं सेक्शन 124A की, ठीक है, आपको याद होगा ये सेडिशन कब लाया गया था, इट वॉज ब्रॉट ड्यूरिंग द कॉलोनियल रूल, जब ब्रिटिश गवर्नमेंट हमें रूल करती थी। सेडिशन का मतलब क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय सेडिशन, जहां पर आप गवर्नमेंट के खिलाफ कुछ बोल नहीं सकते, ओनली द गुड वर्ड्स prevail for the government or the only good words prevail, जो भी कोई बुरा बोलेगा वो नहीं रहेगा। अब जब ये चीजें आई, सेडिशन की बात आई, तो यहाँ पर हमारे जो सीजेआई है उन्होंने क्वेश्चन रेज किया कि क्या जरूरत है सेडिशन की अभी हमें, क्यों ये सेडिशन अभी तक है, why does section 124 continue in the statute book, statute book मतलब रूल बुक, okay, why does Section 124 continue in the statute book even after 75 year of independence। तो ये क्वेश्चन उठाया है हमारे सीजेआई ने, और उन्होंने ये भी बोला है कि आपको पता है कि इसका मिसयूज क्या है, व्हाट आर द मिसयूज ऑफ दिस सेडिशन। बेसिकली अगर आप देखोगे, आप इसके मिसयूज देखोगे, तो जब इलेक्शंस होते हैं, इलेक्शंस के टाइम पे मिसयूज किया जा सकता है बाय द पुलिस ऑफिसर्स, ठीक है। उसी के साथ अगर आप देखोगे तो जब हमारा कन्विक्शन रेट है, कन्विक्शन रेट बहुत कम है। क्यों कम है कन्विक्शन रेट, क्या होता है ना सिचुएशंस कि आपको समझो किसी भी नाम पर अरेस्ट कर लिया, कोई प्रूफ नहीं मिला, छोड़ दिया, आप उस फॉल्ट के लिए, जिस फॉल्ट के लिए आप अरेस्ट हुए थे, आपको उसमें कन्विक्ट ही नहीं किया, मतलब कन्विक्शन रेट्स कम है, बस मिसयूज हो रहा है उसका। आपको सेडिशन के नाम पे अरेस्ट कर लिया, आपको अरेस्ट करके रखा, प्रूव नहीं हुआ, छोड़ दिया, तो दैट इज व्हाट इज इट इज प्रिवेलिंग, कि ये मिसयूज हो रहा है, इट इज अ रैम्पेंट मिसयूज बाय द पुलिस अक्रॉस द कंट्री, ओके। एंड इस वजह से इसका अब प्रिवेल करने की जरूरत नहीं है, और यही कहीं ना कहीं हमारी फ्रीडम ऑफ मूवमेंट को भी ये रोक रहा है, ठीक है, जहां हम गवर्नमेंट के अगेंस्ट कुछ बोल नहीं सकते। अब यहाँ पर जब सेडिशन 124 लाया गया था अराउंड 1962 में, ठीक है, तो यहाँ पर जो ग्राउंड्स मेंशन किए गए थे उसमें ये कहा गया था कि आप किसी के गवर्नमेंट के खिलाफ रिटन में या ओरल में कुछ ऐसे वर्ड्स नहीं बोलोगे जहां पर कुछ बड़ा सिचुएशन क्रिएट होकर आए, ठीक है, आप किसी को ऐसा कुछ वर्ड्स नहीं बोलोगे जहां बहुत बड़ी सिचुएशन हो जाए और वो एक रॉन्ग वे की तरह कन्विक्ट होकर है, रॉन्ग वे की तरह शोकेस होकर है, और जिससे कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाए, तो ये चीजें बोली गई थी। बट आज क्या हो रहा है, आज अगर किसी ने एक चीज भी बोल दिया, नहीं गवर्नमेंट को हम फॉलो नहीं करते, हमें गवर्नमेंट नहीं पसंद, उसके खिलाफ कुछ भी होने के चांसेस है, उसका मिसयूज होने के चांसेस है, और ये कोई भी कर सकता है, स्पेशली द पुलिस ऑफिसर्स। तो इसके काफी पॉलिटिकल क्रिटिसिज्म्स निकल कर आते हैं, जिसकी वजह से इसका स्ट्रक डाउन होना जरूरी है, ओके।
इसका स्ट्रक डाउन होना जरूरी है। एंड इसी चीज के ऊपर हमारी जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया उन्होंने क्वेश्चन उठाया है कि क्यों अभी तक ये प्रिवेल कर रहा है, ये हमारी क्या कर रहा है। यहाँ पर अगर आप देखो द चिलिंग इफेक्ट, व्हाट इज दिस चिलिंग इफेक्ट that law may have on free speech and the vague overboard definition of sedition that renders both the provocative or the provocative and the anonymous speeches or the writing equally। बेसिकली ये यही बताता है कि जहां आप थोड़ा सा भी कुछ बोल भी दो तो आपको मिसयूज करके उस सेल्यूशन का आपको कन्विक्ट किया जाएगा। बेसिकली कन्विक्ट भी नहीं होता, आपको सिर्फ अरेस्ट किया जाता है। ठीक है, कन्विक्शन रेट तभी तो कम दिखाए जा रहे हैं ना हमें। तो यही कहा है कि इसका अब स्ट्रक डाउन होना जरूरी है। तो या तो आप इसको पूरी तरह से स्ट्रक डाउन कर दो या तो आप इसके लिए कुछ गाइडलाइंस और सेफगार्ड्स इशू करो। तो यही इस एडिटोरियल में बताया गया है। नाउ वी विल बी कमिंग अप विद दिस न्यूज अगेन एंड अगेन, कुछ ना कुछ हमें छोटी छोटी न्यूज हमें इसकी मिलती रहेगी। लेट्स सी और क्या हमें पता चलता है। मूविंग फॉरवर्ड टू द लास्ट आर्टिकल जहां हम बात करते हैं इस आर्टिकल की, इंडिया नीड्स अ रिन्यूड हेल्थ केयर सिस्टम। इस आर्टिकल की जब हम बात करते हैं तो ये आर्टिकल किससे डील कर रहा है? इट इज रिलेटेड टू द हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर ले लो या हेल्थ का सिचुएशन जो आज हमारे यहाँ प्रिवेल कर रहा है उसको ले लो। आई होप आप सभी अवेयर है कि अभी जो हमारे साथ हुआ है दैट इज द यूनियन का जो पोर्टफोलियोज चेंज हुए, हमारे मिनिस्टर्स चेंज हुए हैं, अवेयर। तो उसी के साथ अभी हमारे न्यू हेल्थ मिनिस्टर आए। आई होप आपको नाम पता होगा हु इज द हेल्थ मिनिस्टर ऑफ इंडिया who has been appointed now। तो when you look into this article तो यहाँ यही बोला जा रहा है कि सिर्फ आप हेल्थ मिनिस्टर मत चेंज करो, इवन जो अभी न्यू हेल्थ मिनिस्टर आए उनको एक हेल्थ केयर सिस्टम को भी रिन्यू करना जरूरी है। सिर्फ हेल्थ मिनिस्टर चेंज नहीं करना है, हेल्थ केयर सिस्टम को भी रिन्यू करना है। और अगर इस सिचुएशन को रिन्यू करना है तो जो हमारे न्यू हेल्थ मिनिस्टर आए हैं उनको काफी चीजों के ऊपर फोकस करना पड़ेगा। द न्यू हेल्थ मिनिस्टर नीड टू फोकस ऑन द कोर लेसन्स फ्रॉम द पैंडेमिक एंड रीबिल्ड ट्रस्ट इन पब्लिक हेल्थ। यही बोला जा रहा है कि अभी तक जो भी सिचुएशंस हमने देखा, जितने एक्सपीरियंसेस लिए हमने कोविड-19 के इम्पैक्ट से, यहाँ हेल्थ मिनिस्टर को उसके लेसन समझने होंगे और उसके साथ एक रीबिल्ड ट्रस्ट इन पब्लिक, बिकॉज आज लोगों का विश्वास उठ रहा है पब्लिक हेल्थ से। ठीक है, क्यों लोग गवर्नमेंट हॉस्पिटल से ज्यादा प्राइवेट को इंपॉर्टेंस देते हैं? बिकॉज एक पब्लिक हेल्थ सिस्टम से लोगों का भरोसा उठ गया है। तो उस चीज को एक रीबिल्ड करने का काम किसका होगा? हमारे हेल्थ मिनिस्टर का। उसी के साथ जो बात की गई है, इट इज द टू स्टेट्स एंड द कंपैरिजन। टू स्टेट्स एंड द कंपैरिजन का मतलब ये है कि यहाँ पर दो स्टेट्स का कंपैरिजन हुआ है, दैट इज महाराष्ट्र, और एक जो हुआ है दैट इज केरला, जो बहुत ही एफिशिएंट स्टेट्स है। ठीक है, काफी अच्छे स्टेट्स है दोनों का। अगर आप जीएसडीपी देखो, जीएसडीपी, व्हाट इज जीएसडीपी? इट इज बेसिकली द पर कैपिटा जीएसडीपी। अगर आप देखो जिसका मतलब होता है ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, तो दोनों का बहुत ही सिमिलर है। बट व्हेन इट्स कम टू द पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम तो इट इज बीन सीन कि केरला जो है वो काफी ज्यादा इफेक्टिव रहा है एज कंपेयर टू महाराष्ट्र। बिकॉज यहाँ पर जब चीजें देखी गई, जो कोविड-19 का जो हमारा फेटलिटी रेट गैप है, व्हाट इज फेटलिटी रेट गैप? फेटलिटी रेट गैप मतलब जो डेथ्स हुई है कोविड-19 की, तो अगर इन दोनों का हम कंपैरिजन करेंगे तो केरला का इट इज जस्ट 0.48%, वेयर महाराष्ट्र का अगर आप देखोगे तो इट इज 2.04%। सो देयर इज अ ह्यूज गैप बिटवीन द फेटलिटी रेट, जिससे हमें ये पता चलता है कि केरला का पब्लिक हेल्थ सिस्टम इज मोर एफिशिएंट एंड मोर इफेक्टिव देन द महाराष्ट्र। तो ये दोनों को कंपेयर करा गया है और ये बोला गया है कि और थोड़ा सा सिंप्लीफाई होना चाहिए और थोड़ा सा पब्लिक हेल्थ में हमारा इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए, इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए, प्रोग्रेस होना चाहिए। उसी के साथ ये बोला है फोकस ऑन पब्लिक हेल्थ। फोकस ऑन पब्लिक हेल्थ मतलब आपके जो भी प्राइवेट इंफ्रास्ट्रक्चर चल रहा है उससे ज्यादा आप किस पर इन्वेस्ट करो, बेटर होगा आप अगर पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम पे प्रोग्रेस करो। किस चीज में? जैसे बेड्स हो गया, ऑक्सीजन फैसिलिटीज हो गई, वेंटिलेटर्स हो गया, जो भी हमारे किट्स वगैरह हो गए,
जो हमारा टेस्ट वगैरह होता है उसके ऊपर हो गया, वैक्सीन के ऊपर हो गया। तो ये सारे जो इतने सारे हमारे जो पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम्स में आ जाते हैं, इनको यही कहा जा रहा है कि इन फैक्ट ऑफ द प्राइवेट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स फोकस ऑन द पब्लिक हेल्थ। फिर एक बात आती है प्राइवेट सेक्टर रेगुलेशन। प्राइवेट सेक्टर रेगुलेशन क्यों? वाई प्राइवेट सेक्टर रेगुलेशन? इफ यू ऑल आर अवेयर, हमारी जो वैक्सीनेशन ड्राइव जो चल रही है, जहां वैक्सीनेशन का अगर आप प्रोडक्शन देखो तो जहां 75% प्रोडक्शन हमारी गवर्नमेंट का है, तो वहीं 25% इट इज ऑफ द प्राइवेट इंडिविजुअल्स और द प्राइवेट सेक्टर। तो ऐसा नहीं है कि प्राइवेट सेक्टर कंट्रीब्यूट नहीं करते, बट राइट नाउ ये बोला जा रहा है कि प्राइवेट सेक्टर को और इन्वॉल्व मत करो, जितने हैं उसी पे रुक जाओ और कोई प्राइवेट सेक्टर्स को इंक्रीज मत करो आप। नो मोर प्राइवेट सेक्टर शुड बी इंक्रीज। और जब गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर दोनों मिलकर काम करेंगे तो इट वुड बी अ बेटर आउटकम फॉर द हेल्थ फैसिलिटीज। ओके, सो यही बोला है कि और आप मत करो, जो है उसका अच्छे से यूटिलाइजेशन करो। लास्ट में नीति आयोग जो बात करती है, नीति आयोग ने भी अपने ही ये रिकमेंडेशंस बताए हैं कि किस तरह से हम हेल्थ सर्विसेज को इंक्रीज कर सकते हैं, किस तरह से इंडिया ने अभी तक इतने महीनों में क्या क्या चीजें फेस की, किस तरह से हमारा लेसन हम ले सकते हैं हमारे एक्सपीरियंस से, किस तरह से हेल्थ केयर सेक्टर्स को डेवलप किया जाएगा, हमारा किस तरह से फैसिलिटीज को इंक्रीज किया जा सकता है, और अभी जो थर्ड वेव आने वाला है उसको हम किस तरह से टैकल कर सकते हैं, कैसे प्रोएक्टिव एक्शंस को हम ले सकते हैं। तो दैट्स व्हाट दे आर टेलिंग टुडे। दिस इज द एडिटोरियल दैट वाज टेकन अप इन द हिंदू पेपर। ठीक है, सो विल एंड ओवर हियर। आई होप इट वाज यूजफुल फॉर यू ऑल। सबको समझ गया होगा। दोज पीपल हु आर न्यू, प्लीज डू ज्वाइन एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।